हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं फिर से आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में बात करूँगी। यहाँ पे यदि जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उसके विषय में चर्चा की जाए तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है, करंट अफेयर्स की तैयारी अगर अच्छी से करनी हो तो जो भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका लगातार रिविजन करना बहुत आवश्यक हो जाता है और इसके बाद ही अच्छे प्रकार से करंट अफेयर्स के सेक्शन की तैयारी किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए किए जा सकते हैं। अब आज के जो फर्स्ट विषय है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी, फर्स्ट है रक्षा अधिग्रहण परिषद के विषय में। यहाँ पे मैं चर्चा करूंगी। रक्षा मंत्रालय की रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 2290 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों को खरीदने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब हम रक्षा अधिग्रहण परिषद पर चर्चा करते हैं। यह रक्षा मंत्रालय की सबसे प्रमुख निर्णय लेने वाली समिति है। इसके द्वारा सेना के तीनों बलों थल सेना, वायु सेना और जल सेना से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। इसके अध्यक्ष के विषय में यदि हम बात करें तो इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं। इसका निर्माण 2001 में मंत्रियों के समूह के सिफारिश पर किया गया था। इस परिषद के द्वारा नई खरीद प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए सैन्य सामानों को लीज पर लेने का निर्णय लिया गया है। खरीद प्रक्रिया की यह नीति 1 अक्टूबर 2020 से प्रभाव में आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी नमामि गंगे मिशन के विषय में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के सबसे बड़े नदी संरक्षण कार्यक्रम नमामि गंगे मिशन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। आइए अब हम नमामि गंगे मिशन के विषय में चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। एक म्यूजियम हरिद्वार के गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थापित है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा हर घर जल तथा जल जीवन मिशन का लोगो भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के विषय में। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, जिसे हम NIA के नाम से जानते हैं, की 3 नई शाखाओं चेन्नई, इम्फाल और रांची में खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब हम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण पर चर्चा करते हैं। यह भारत की एक संघीय जांच एजेंसी है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में आतंकवाद का मुकाबला करना है। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। यह संस्था गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इस संस्था के महानिदेशक योगेश चंद्र मोदी हैं, जो असम मेघालय कैडर के 1984 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में इसके 9 शाखाएं हैं, जिनमें गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, रायपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद और कोची में अवस्थित है। इसके पहले महानिदेशक के विषय में यदि बात की जाए तो वो राधा विनोद राजू रहे हैं। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे बात करेंगे ESG फंड के विषय में। भारत में निवेशकों के द्वारा म्यूचुअल फंड के एक नए फंड को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जिसे हम ESG फंड के नाम से जानते हैं। भारत में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा ESG फंड को प्रारंभ किया गया है। भारत में पहला ESG म्यूचुअल फंड SBI, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का नाम दिया गया है। ESG फंड के अंदर 3 शब्द आते हैं। E जो है वो स्टैंड करता है एनवायरनमेंट के लिए, S सोशल के लिए और G गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे G20 लीडर्स समिट के विषय में। यहाँ पे यदि हम G20 लीडर्स समिट के विषय में बात करते हैं तो इसके वर्चुअल आयोजन की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा
की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं अभी कोरोना महामारी जो है या पैंडेमिक पूरे विश्व में फैली हुई है और इसी कारण G20 लीडर्स समिट की जो है समिट का आयोजन वो वर्चुअल हुआ था और इसकी मेजबानी जो है वो सऊदी अरब ने की थी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के विषय में। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के 100 साल के इतिहास की टाइमलाइन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे रेलवे का परिचालन अनुपात के विषय में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि वर्ष 2019 में रेलवे का परिचालन अनुपात 101.77 है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे संत रामानुजाचार्य स्वामी के विषय में। हैदराबाद राज्य में वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी का भव्य मंदिर बनवाया जा रहा है। आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं। रामानुजाचार्य स्वामी ने भारत में पहली बार समानता के विषय में बात की थी। इनके जन्म का हाल ही में 1000 वर्ष पूरा हो चुका है, इसे मनाया भी गया था। साथ ही साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके लिए एक भव्य मंदिर का भी निर्माण किया जा रहा है जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपये होगी। मंदिर में 2 मूर्तियां रखी जाएंगी जिनमें अष्टधातु की मूर्ति जो है वह 216 फीट ऊंची होगी जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं बाबर आजम उनके विषय में बात करूंगी। पाकिस्तान के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बाबर आजम पाकिस्तान के दूसरे सबसे तेज 2000 टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं इनके विषय में तो बाबर आजम ने 29वें टेस्ट मैच में यह कीर्तिमान हासिल किया है। उन्होंने 53 पारी में इसको हासिल किया है। पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने यह कीर्तिमान बनाया था वह जावेद मियांदाद रहे हैं जिन्होंने 24 टेस्ट में 2000 रन बनाए थे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी कृष्ण प्रेम नारायण के विषय में। कृष्ण प्रेम नारायण को एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कृष्ण प्रेम नारायण एसोसिएट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के सीनियर पार्टनर हैं। इन्होंने 1988 में एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद को संभाला था। इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले वो 28वें व्यक्ति हैं। नेक्स्ट हम भारतीय रेलवे के विषय में बात करेंगे। भारतीय रेलवे के द्वारा 2030 तक 33 बिलियन यूनिट से अधिक ऊर्जा खपत की व्यवस्था कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे भारतीय रेलवे के संबंध में यदि बात की जाए तो ये एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य निर्धारण है वो किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी केरल राज्य के विषय में। केरल राज्य के द्वारा पहले समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन लॉन्च किया गया है जिसका नाम प्रतीक्षा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो केरल राज्य है वह पहला समुद्री एम्बुलेंस जो है उसका उद्घाटन और उसका लॉन्च किया गया है जिसका नाम प्रतीक्षा है। इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। केरल राज्य ने 3 समुद्री एम्बुलेंस का आदेश दिया है जिसमें प्रतीक्षा पहला है। इसका अर्थ है कि 3 जो है वो समुद्री एम्बुलेंस बनाया जाएगा जिसमें प्रतीक्षा पहला होगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूंगी टिकटॉक के विषय में। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले टिकटॉक कंपनी जो है वो चीनी देश का जो है वहाँ का ये ऐप रहा था और इसी को खरीदने के लिए वॉलमार्ट के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट से समझौता किया गया है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी प्रश्न इस वीडियो के संबंधित जितने टॉपिक्स हैं उससे पूछने हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप अपने नाम के साथ अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।